जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। जो भी एस्पिरेंट 12th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उससे आज का वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि 12th क्लास का सिलेबस 2022-23 में क्या रहेगा, प्लस इसमें कुछ पॉलिटिकल का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ क्या आपको इस साल मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जिससे कि आपको फायदा होगा और मैं आपके लिए एक फायदेमंद इस साल कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर मेरा सहयोग देंगे तो मेरे लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं किसी विद्यार्थियों को लगना चाहिए, किसी विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में आपको अपने ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस लिंक को शेयर करना, जिससे कि उनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। और ये एक विद्यार्थी हित में है और आपको इसमें अपनी योगदान देना है जिससे कि फायदा हो सके, क्योंकि मैंने इस बार बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि कई गाइडों के पीछे पड़े रहते हैं और उस गाइडों में प्रश्नोत्तरी की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन मैं कहता हूँ आप बुक्स के साथ प्लस ये नोट्स में आपको जो मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ उस अनाउंसमेंट को पूरा सुनिएगा। पहला है राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, जिस भी स्टूडेंट की है आरबीएससी या फिर एनसीईआरटी लागू है जिस राज्य में, और या आरबीसी तो है वैसे भी। तो 2022-23 में सिलेबस क्या रहेगा, विस्तृत सिलेबस आपको जानने को मिलेगा और इसका अंक विभाजन भी आपको मिलेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कक्षा 12 एनसीईआरटी आरबीएससी राजनीति विज्ञान सिलेबस 2022-23 टोटल चैप्टर है आपके 9 है। फर्स्ट बुक्स, ये आपके फर्स्ट बुक्स है जो समकालीन विश्व की राजनीति यानी सम यानी उसके समानकालीन, मतलब उस काल की विश्व की राजनीति क्या थी। स्वतंत्र भारत की राजनीति, स्वतंत्र आजाद हुआ भारत 1947 में, उस समय भारत के सामने उसके बाद में जो भारत का घटनाक्रम है उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा, सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा। पहले बात करता हूँ समकालीन विश्व की राजनीतिक बुक्स की। पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। ये मैं कहता हूँ कोई भी मेरा ये आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में शीत युद्ध का दौर लगता है तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। आपको ये क्लासेस में जल्दी अपलोड करने, कल मैं कर दूंगा इसकी क्लास भी अपलोड शीत युद्ध के दौर की फर्स्ट क्लास। और दो ध्रुवीय शीत युद्ध दौर में क्या, शीत युद्ध दौर कब से कब तक चला, शीत युद्ध कब से कब तक चला, यानी 19 सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 से 45, तो 1945 के बाद में ये चलता है। कब तक चलता है, 1991 तक। इसे बोलते हैं कोल्ड वार, शीत युद्ध का दौर। दूसरा दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत कैसे, मतलब दूसरा विश्व, दो ध्रुवीयता का मतलब दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन दो ध्रुवीयता अंत में क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हो गया और एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र रहा वो अमेरिका। उसके बारे में इसको जानने को मिलेगा। समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व, इसके बाद में अमेरिका का किस प्रकार विश्व में का वर्चस्व मतलब शासन रहा उसके बारे में बताया जाएगा। चौथा चैप्टर आपके रहने वाला है वो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और पांचवा है समकालीन दक्षिण एशिया, जो कि भारत के इसमें क्या संबंध है, भारत के विदेशी मतलब भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है, सार्क क्या है, दक्षिण क्या है, उसके बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। तो आप पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा, कुछ न कुछ आपके लिए बेनिफिशियल। सब सिलेबस भी बता रहा हूँ, सिलेबस में क्या है वो भी बता रहा हूँ, तो आपको वीडियो में समझता हूँ पूरा देखना चाहिए जिससे कि आपको फायदा होगा। छठा है अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन, विश्व व्यापार अंतरराष्ट्रीय संगठन मतलब यूएनओ। इसके बारे में मतलब यूएनओ की क्या भूमिका है, इसके क्या अंग है और इसकी मतलब क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में इसमें जानने को मिलेगा। और कौन कौन सी वर्तमान में एजेंसियां हैं उसके बारे में इसमें है चैप्टर, इसमें मतलब इसमें जो टॉपिक है उसके बारे में। आगे देखूं तो ये समकालीन विश्व में सुरक्षा मतलब कैसे, समकालीन विश्व में सुरक्षा कैसे, सुरक्षा है किस दो प्रकार की, परंपरागत अपरंपरागत। उसके बाद उसके भी बाएं और आंतरिक कैसे करके सुरक्षा के विषय में ये दे रखा है। इसमें विश्व के भी है और भारत के भी परिप्रेक्ष्य में है, तो आपको ध्यान रखना। आगे देखता हूँ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन यानी पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसके विषय में देखें तो इसमें आपको मिलेगा इसके कारक क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं,
इसके कुछ मतलब नियम बनाए गए पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो ये इसमें जानने को मिलेगा। तो इसका आपको और वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण विश्व की अर्थव्यवस्था के, किसी देश की अर्थव्यवस्था का मिलना जुलना। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में ये देखेंगे तो टोटल मिलाकर ये चैप्टर रहने वाले 9, तो 9 चैप्टर है। तो ये कितना फर्स्ट बुक्स कैरी करेगी 40 मार्क्स, कितना है 40 मार्क्स, कितना 40 मार्क्स आपको ये कैरी करने वाली, तो ये फर्स्ट बुक से 40 मार्क्स कैरी करेगी। अब सेकेंड बुक्स की बात करूं, वो है स्वतंत्र भारत की राजनीति, स्वतंत्र भारत की राजनीति, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। मतलब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कैसे, जैसे कि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 14-15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उसमें भारत के सामने क्या क्या चुनौती, उसमें भारत का विभाजन हो गया और विभाजन के बाद में भारत के सामने क्या चुनौतियां रही, पहले एकता की, लोकतंत्र की, उसके बाद में उसके बारे में विस्तृत जानकारी है। तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। पूरा करवाऊंगा, सिलेबस पूरा करवाऊंगा। अगर आप नए हैं तो अगर कोई भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई भाई बहन पड़ोस में कोई आपके पास कोई 12th स्टैंडर्ड का मतलब ग्रुप है, उसमें भी स्कूली शिक्षा में आप इसको कर सकते हैं पार्टिसिपेट, मतलब उनको सेंड कर सकते हैं जिससे उन्हें फायदा हो, आपका भी भला हो। और आगे है दूसरा चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व के दौर। एक दल का प्रभुत्व दौर कैसे, मतलब स्वतंत्र भारत में क्या हुआ, प्रथम 3 चुनावों में क्या एक दल, मतलब कांग्रेस का शासन था। उसके बाद में अदर पार्टियां आई, जैसे कि बीजेपी है और भी पार्टियां आई, बीजेपी, जनसंघ, ऐसे करके मतलब 4-5 पार्टियां और आई। कांग्रेस मतलब सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे करके आई थी। लेकिन पहले प्रथम जो 3 चुनाव थे वहां में क्या हुआ, कांग्रेस का ही प्रभुत्व का दौर था, मतलब कांग्रेस का शासन था एक प्रकार से। तीसरा है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति क्या है, कैसे, मतलब इसमें आप नियोजन विकास के बारे में पढ़ेंगे। नियोजित विकास में मतलब आप प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में, योजना आयोग क्या है उसके बारे में, चुनाव के बारे में इसमें ऊपर वाले में मिल जाएगा। लेकिन ये और भारत के विदेश संबंध, ये टॉपिक आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मतलब बस उसमें भी ये भारत के विदेश संबंध दे रखे, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर यहाँ से आप तैयार करके जाते हैं तो आपके लिए आगे की तैयारी चुनौती है कम हो जाएगी, मतलब आसान हो जाएगी। आगे देखते हैं तो 5वां चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां, पुनर्स्थापना। मतलब कांग्रेस प्रणाली, इंदिरा गांधी, मतलब इसमें क्या होगा, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में कांग्रेस के सामने ये चुनौती आती है कि आप प्रधानमंत्री किसे बनाएं। प्रधानमंत्री किसे बनाए, तो लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री भी 1965-66 में शायद 2 साल ये रहे, उसके बाद इनकी भी विदेश में मृत्यु हो गई। उसके बाद और चुनौती आई कि अब कांग्रेस को किसको मतलब बनाया जाए प्रधानमंत्री, और तो उन्होंने इंदिरा गांधी को चुना। उसके बारे में पढ़ेंगे इंदिरा गांधी के बारे में। उसके बाद इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से कांग्रेस को वापस पुनर्स्थापित किया और इसके बारे में विषय में आगे। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट और जन आंदोलन, जन आंदोलन का उद्देश्य, जन आंदोलन मतलब जनता के जो द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, अपनी जो मतलब आप अपनी खुद की जो थी मतलब कुछ चीजें थी, मतलब उसमें उनको सही तरह से नहीं मिला। जैसे जन आंदोलन मतलब आपको देखेंगे चिपको आंदोलन है, इसमें तांडी विरोधी आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है जो नर्मदा से संबंधित है, इसके बारे में क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीतिक नए बदलाव, ये आपको नए बदलाव राजनीति में ये मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये भी टोटल 9 चैप्टर रहने वाले हैं। अनाउंसमेंट करने वाला हूँ अब पूरा। अगर वीडियो आपने देखा है तो आपके लिए फायदेमंद होगा, अगर किसी ने स्किप किया है तो उसके लिए तो कुछ काम के नहीं है, क्योंकि उसको खुद को पढ़ना तो है नहीं। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई क्लास अच्छी धैर्यपूर्वक ले रहा हो तो उसका स्वागत है। अगर अदरवाइज कोई स्किप करा या सही क्लास नहीं ले रहा तो वो अपने आप को मतलब धोखा दे रहा है, ये मैं समझता हूँ। क्योंकि मैंने भी कहीं से ये आपके लिए इतने मतलब मैटर तैयार करके ले आया हूँ और आपको इतना समझा रहा हूँ, फिर भी आप नहीं देख रहे हैं तो आपकी गलती होगी। क्योंकि पूरा सिलेबस कराने वाला हूँ 2023-22-23 में जो एग्जामिनेशन होगा, तो उसमें देखता हूँ तो क्या मिलेगा आपको। जैसे कि इसमें 9 चैप्टर है, तो ये भी आपके 14 मार्क्स कैरी करेगी, यानी 40 मार्क्स का इसमें रहने वाला है वेटेज। तो दोनों का 40-40 मिलाकर टोटल पेपर बनेगा, आपको सभी को पता है 80 मार्क्स का बनने वाला है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है।
जैसे इसका अंक विभाजन की बात करो, अंक विभाजन इस बार चेंज होने वाला है, जिससे कि गत 2022 21-22 का सत्र था, उसमें क्या था, कोरोना काल था, उस वजह से 30% रिड्यूस हुआ। लेकिन इस बार कोई भी आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, जितना है जितना 18 का 18 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे आपके लिए। ये सबसे, अगर आप शुरुआत से इसको साथ लेकर चलते हैं तो आपके लिए सही होगा। अदरवाइज आपके लिए मैं समझता हूँ अगर आपने थोड़ी भी गलती की तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि 18 चैप्टर है और 18 चैप्टर एनसीईआरटी में लेंदी भी है, और अगर आपने इस पर पूरी तरह से फोकस नहीं किया तो आपके लिए एक जो रिजल्ट है उसको गिरा भी सकता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर आप अंत तक जुड़े, एग्जाम तक आपको क्या करना, एग्जाम तक क्लास लेंगे तो आप जरूर जो 80 आउट ऑफ 80 का सपना देखेंगे, लेकिन उसके इर्द गिर्द भी पहुंचेंगे ना तो अपने लिए वो एक बड़ी बात होगी। आगे देखता हूं तो 2022-23 में आपके लिए क्या अनाउंसमेंट है। आपको एक तो है क्या, मैं कहने वाला हूँ कि डेली क्लासेज मिलने वाली। आपको क्या करेंगे, डेली क्लासेज मिलेगी। डेली क्लासेज कब तक, जब तक एग्जाम ना हो जाए। एग्जाम मार्च में होंगे, आपको ध्यान है, यानी मैं एग्जाम तक, ठीक है। और क्या है इसमें, और आपके लिए ये है कि यहां से आपको नोट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, नोट्स मिलने वाले हैं क्लास के साथ। क्लास में आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको मैं नोट्स लिखवा दूंगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, एसएटी और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, मतलब महत्वपूर्ण जो बोर्ड के लिए लिहाज से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मतलब इसमें आपको दो प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, एक तो एलएटी मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एलएटी, ठीक है, और एक एसएटी। एसएटी मतलब शॉर्ट टाइप आंसर इसमें आपको मिलेंगे। तो एलएटी में आपको जो भी अंक बार आता है, जैसे कोई 4 नंबर का आ रहा है या 5-6 नंबर का जो भी होगा। एसएटी में अगर 1 नंबर का आ सकता है, अगर 2 नंबर का भी आ सकता है, तो इसका महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको बताई जाएगी। तो आपने ये मेरा वीडियो जरूर पूरा देखा होगा। अगर पूरा किसी ने देखा तो उसके लिए फायदेमंद और अनाउंसमेंट सुन लिया होगा। और मैं कहता हूँ अगर आप मेरी सहायता, मतलब सहायता क्या करूँ, आप अगर मेरी हेल्प करते हैं, आपका एक दायित्व बनता है कि अगर आप चैनल को आगे बढ़ाते हैं तो मैं इसका सिलेबस तो करवाऊंगा। मैंने ठान लिया, क्योंकि विद्यार्थी बहुत भ्रमित हो रहे हैं और गाइडों के पीछे में 50-60 से बचाना है। और मैं एक अच्छा कंटेंट के साथ, एक अच्छी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, पूरा सिलेबस कराऊंगा। एग्जाम तक आपके साथ जुड़ा रहूंगा, हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों। और इंग्लिश की भी मैंने क्लासेस शुरू की है, उसका भी मैं कराऊंगा। हिंदी साहित्य अनिवार्य वो तो चलेगी, उसका जो होगा मैटर में डालता रहूंगा। आप हमारे साथ जुड़ा, इतने अगर आपने किसी ने समय दिया उसका धन्यवाद, और अगर किसी ने नहीं जुड़ा तो उनकी गलती है, क्योंकि वो अपने आप को एक मतलब अच्छी तरह से मतलब साबित नहीं करना चाहता। कि अगर अब आज वर्तमान का समय है, कंपटीशन का है, कंपटीशन में जितना आगे रहोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होने वाला। तो आपको क्या करना, पूरी क्लास जरूर वॉच करनी है। अगर आपने हमारा समय दिया तो लीजिए।